नमस्कार दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से फिनिश हो जाएगा। इकोलॉजी का सबसे अच्छी खास बात मुझे अच्छी ये लगती है कि आपके टॉपिक्स बहुत ही छोटे छोटे हैं और उसके अंदर आपको सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो ऑलरेडी तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एग्जाम्पल्स तो आप खुद से बना लोगे। ठीक है, अगर नहीं भी बना पाए तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे यार, नेचर में इतने सारे एग्जाम्पल हर चीज़ के पड़े हुए हैं, हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, देखिए दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को कि बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन दोनों सेम है, बट इट इज़ डिफरेंट एक्टिविटी। ठीक है, दोनों एक्टिविटी अलग अलग है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बायो एक्यूमुलेशन क्या है, ये किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी एक इन एन ऑर्गेनिज्म, ये इसको याद, ये टर्म को बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि इन एन ऑर्गेनिज्म किसी एक सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन होने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे करके एक सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन होने लगता है। एक्यूमुलेशन क्यों नहीं क्यों होगा, मतलब ऐसा क्यों होगा कि भाई वो चीज़ जो है वो आपके शरीर से बाहर क्यों नहीं निकली जा रही। ठीक है, आपके शरीर में कोई भी सामान, कोई भी चीज़ अगर जाती है, मतलब खाने पीने की बात कर रहा हूँ, कोई भी खाने पीने की चीज़ हो या फिर अगर देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभार अगर शरीर के अंदर कोई लकड़ी अगर धंस जाती है या फिर कुछ खीला वीला कर अगर टिप वगैरह अंदर चला जाता है तो थोड़े दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली वो सूज के उस जगह पे पस वस निकल जाएगा और उसी के साथ वो बाहर निकल जाएगा। शरीर जो आपका बॉडी है उसका एक ऐसा मैकेनिज्म बना के रखा है कि बाहर के कोई भी मतलब जिसको क्या कहा जाता है इन्वेजिव कोई भी सब्सटेंस अगर आपके शरीर के अंदर आते हैं तो उसको वो ऑटोमेटिकली बाहर निकाल देगा। जैसे खाने के थ्रू अगर कोई गंदी चीज़ अगर शरीर के अंदर चली गई है तो उल्टी वगैरह होना या फिर पेट गड़बड़ हो जाना या फिर ऐसा कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली वो जो गंदी चीज़ रहेगी वो शरीर से बाहर चली जाएगी। ठीक है, थोड़ा हो सकता है इफेक्ट वगैरह पैदा करे शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके शरीर के अंदर बहुत सारे इनहेरेंट एक्टिव मतलब मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू आपके शरीर के अंदर के कोई भी अगर गंदगी है तो बाहर निकाल देता है। जैसे कि आप लोग देखिए कि सर्दी सर्दी वगैरह हो जाता है तो आपके शरीर के अंदर से बलगम वगैरह निकलता है। क्योंकि वो सब गंदगी है, वो एक्चुअली शरीर के अंदर गंदगी पैदा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप उसको बाहर निकलने के लिए, जैसे कभी कभार अचानक से थूक शरीर मतलब आपको माउथ में आ जाता है कि थूकने का मन कर रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक्चुअली में गंदगी है जिसको बाहर निकालने का मन कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग नित्य कर्म वगैरह करते हैं तो वो सभी तो आपके शरीर की गंदगी ही आप बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई एक सब्सटेंस किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रह जा रहा है और वो बाहर नहीं निकल रहा। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, दैट इज नोन एज बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, एक्चुअली में कुछ ऐसे अन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, मतलब जो मेटाबॉलिज्म आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, खाने का जो मेटाबॉलिज्म है या कोई और मेटाबॉलिज्म है, उसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करते। सॉरी, उसके अंदर ये पार्टिसिपेट ही नहीं करते बिकॉज दे आर नॉट डिजोल्यूबल। ठीक है, ये डिजोल्यूबल नहीं है, आपके शरीर के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकता है। आपके फैट में वो हो सकता है एक्यूमुलेट फैट में डिजोल्यूशन उनका पॉसिबल हो, वो आपके फैट में डिजोल्व हो जाए, लेकिन आपके शरीर के अंदर जो पानी वगैरह है या ब्लड वगैरह है उसके अंदर वो डिजोल्व ना हो, आपके फैट के अंदर वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, होप करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा है। यहाँ पे आप लोग को अभी फोटो में भी दिखाऊंगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है बायो मैग्निफिकेशन। इसमें क्या होता है ना, एक लेवल से अगले लेवल पे, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म से सेकेंड ऑर्गेनिज्म पे आपका क्या बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है। ठीक है, मतलब सेम हो रहा है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, एक ऑर्गेनिज्म था उसके अंदर बायो एक्यूमुलेशन हुआ। ठीक है, इसके पहले वाला बायो एक्यूमुलेशन हुआ उसके अंदर और फिर ये किसी और ऑर्गेनिज्म ने इसको खा लिया। ठीक है, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर इसका तो एक्यूमुलेटेड आ गया, इसी के जैसे और जो रहेंगे उनका भी आ गया। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो रहेगा वो भी इसको खाएगा तो इसके अंदर और ज़्यादा भर के चला जाएगा। ठीक है, तो ये हर लेवल पे एक्यूमुलेशन इंक्रीज होता चला जाएगा। दिस इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जो आपका ये एक्यूमुलेटेड जो बायो एक्यूमुलेटेड जो सामान है, वो अगर एक्यूमुलेटेड सामान एक लेवल से दूसरे लेवल पे पास ऑन हो रहा है और वहां पे भी जाने के बाद वो एक्यूमुलेट होता चला जाए तो इसको इसको कहा जाता है बायो मैग्निफिकेशन। ये जरूरी है कि उसका उस लेवल पे भी जाने के बाद एक्यूमुलेशन ही होना चाहिए। अगर वो वहां से एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाता है तो
उसको बायोमैग्निफिकेशन नहीं कहा जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? कोई भी अगर सामान है जो शरीर के अंदर बायो एक्यूमुलेट हो रहा है, वो धीरे धीरे बायो मैग्नीफाई होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा है, तो दूसरे लेवल पे जो एनिमल ने खाया है या जिसने भी कार्निवरस एनिमल में एनिमल ने उसको खाया हुआ है, वो पहले वाले लेवल का सारा बायो एक्यूमुलेटेड जितना भी प्रोडक्ट था वो सारा का सारा अपने अंदर लेके आ जाता है। इसी तरीके से वो कई सारे ऐसे ही एनिमल्स को खाने वाला है, तो बहुत सारा एक्यूमुलेशन उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन, क्योंकि एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफर हो रहा है, तो दिस इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, अगर इसमें भी एक कैविएट है कि अगर मोस्टली एक लेवल पे अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है तो दूसरे लेवल पे एक्यूमुलेशन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि फैट के अंदर जाता है। लेकिन इन केस अगर सेकेंड लेवल पे वो एक्यूमुलेट नहीं होता है और वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, किसी भी तरीके से मल त्याग इस वगैरह के तरीके से वो अगर बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है, तो फिर बायो एक्यूमुलेशन यहीं पे चेन रुक जाएगी, बायो मैग्निफिकेशन की चेन यहीं पे रुक जाएगी, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे इसको डायग्राम से देखते हैं, आप लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा। ये है आपका बायो एक्यूमुलेशन और ये नीचे वाला है बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन में आप देख सकते हैं एक कोई स्पीसीज है, ठीक है, एक कोई स्पीसीज है, उसके अंदर कोई हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल जो है वो शरीर के अंदर चला जा रहा है। ठीक है, जैसे आपके बहुत सारे ऐसे केमिकल्स वगैरह पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, जो कि हार्मफुल होते हैं एंड दे गेट वॉश्ड आउट फ्रॉम द फील्ड्स वगैरह। जो आपके खेती की जो ज़मीन होती है उसके अंदर ऐसे मतलब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को थ्रो कर दिया जाता है, उसका कोई साइंटिफिक वगैरह एनालिसिस तो किया नहीं जाता। तो ये बाद में जब पानी के थ्रू वॉश आउट हो जाता है, मतलब पानी जब इसके अंदर भरा जाता है और पानी अगर इससे बाहर निकल के जाता है, तो ये पानी के साथ पूरा का पूरा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वॉश आउट होकर बाहर चला जाएगा एंड वो आसपास के किसी लेक्स पॉन्ड रिवर वगैरह में चला जाएगा। वहाँ पे अगर ऐसी कोई फिशेस वगैरह होंगी तो उनके अंदर वो एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज बायो एक्यूमुलेशन। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बाय डिफरेंट टाइम, ठीक है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है उनके अंदर उस प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन होता चला जा रहा है, उस प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन होता चला जा रहा है। एंड ये टॉक्सिक फर्दर टॉक्सिसिटी उनकी इंक्रीज होती चली जा रही है। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। दिस इज नोन एज बायो एक्यूमुलेशन। एक ही लेवल के अंदर अगर वो क्या बोलते हैं टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो रही है बाय द एक्यूमुलेशन प्रोसेस, तो दैट इज नोन एज अ बायो एक्यूमुलेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट, बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन व्हाट इज दिस? वो मैंने आपको जो बताया कि भाई आपका एक लेवल पे कोई एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उसको कहा जाएगा बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, अब इसके अंदर आपका ये जो आपका छोटा प्लांट है, ग्रास है, इसके अंदर कोई टॉक्सिक पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड आप पकड़ सकते हैं, वो इसके अंदर एक्यूमुलेट हुआ, उसको ग्रास हॉपर ने खाया। तो ग्रास हॉपर ने एक तो खाया नहीं होगा कि हाँ एक पत्ता खा के मेरा पेट भर गया मैं चलो चलता हूँ यहाँ से, ऐसा तो होने वाला नहीं, वो कई सारा खाने वाला है। तो उसके अंदर ऐसे कई सारे पत्ते जो वो खाने वाला है वो सारे के सारे उसके अंदर एक ग्रास हॉपर के अंदर इंक्लूड होंगे। तो उसका उस हिसाब से कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए तो इसके अंदर बायो एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाए, जिससे बायो मैग्निफिकेशन। ओके, इसके अंदर ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, दिस ग्रास हॉपर विल इन टर्न विल बी ईटन बाय स्मॉल क्या बोलते हैं जो चिड़िया वगैरह होगी उनके द्वारा ईटन किया जाएगा। तो उसके अंदर और ऐसे कई सारे ग्रास हॉपर को खाने वाले, तो उसके अंदर काफ़ी सारा क्या बोलते हैं ये जो एक्यूमुलेटेड टॉक्सिक सामान था वो इसके अंदर भी एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा और एम्पलीफाई होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे छोटी चिड़िया को हो सकता है कोई स्नेक या ईगल वगैरह कोई खा लेता है, तो इन दैट केस इसके अंदर टॉक्सिसिटी और इंक्रीज होती चली जाएगी। इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो वल्चर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, वल्चर, वल्चर का अगर आपको एग्जांपल बताओ तो आपकी जो गाय भैंसें होती है, कैटल्स वगैरह होती हैं, वो मोस्टली वल्चर जो होता है ना, वल्चर कभी भी कैराकैस के ऊपर ही मतलब कैराकैस ही उसका खाना होता है। जो डेड डिकेइंग एनिमल्स होते हैं उसको ही वो खाता है, इसके लिए उसको स्कैवेंजर्स भी कहा जाता है। ठीक है, स्कैवेंजर्स भी कहा जाता है, ये डेड डिकेइंग एनिमल्स को ये खाते हैं वल्चर्स। ठीक है, तो इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में आपका क्या बोलते हैं इसका डाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक की एक एक दवा है जो कि पेन रिलीवर है, पेन किलर है एक्चुअली में। ये आपके अगर आपके घर पे डाइक्लोजेम नाम की एक दवा रखी होगी,
ठीक है। इट इज़ अ पेन किलर, मोस्टली मॉम लोग इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, क्योंकि मम्मी लोग का जो घर पे काम रहता है तो उन लोग इसमें मतलब उसको कंटिन्यू रखने के लिए दवा लेनी, मतलब डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, एक्स्ट्रा खर्चा ना करना पड़े, इसके लिए मॉम लोग अक्सर इसको छुपा छुपा के लेती है। डाइक्लोफेनाक मतलब डाइक्लोजम जो दवा होगी, अगर आपके घर पे आए तो आप लोग देखिएगा उसके अंदर ये डाइक्लोफेनाक पाई जाती है, ठीक है। ये डाइक्लोफेनाक जो है ये आपके कैटल्स को भी दिया जाता था, ठीक है। कैटल्स को दर्द वगैरह जब होता था तो उनको भी ये दवा दी जाती है, काफ़ी अच्छा पेन रिलीवर है, ओके। तो ये इनको भी दी जाती है। ये डाइक्लोफेनाक इनके अंदर जाके स्टोर होता है, ये बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। जो कैटल्स हैं उनके फैट के अंदर ये जाके स्टोर हो जाता था, ठीक है। तो ये डाइक्लोफेनाक को जब बाद में क्या बोलते हैं, ये कैटल के डेथ के बाद जब कोई वल्चर वगैरह इस कैराकैस को खाता था, जो आपका कैटल्स का कैराकैस है, डेड बॉडी है, उसको खाता था, तो ये डाइक्लोफेनाक उनके अंदर चला जाता था। एंड ये डाइक्लोफेनाक का ये रिस्पॉन्स होता था इनके बॉडी के ऊपर कि जब भी ये अंडे देते थे तो अंडे का जो स्ट्रक्चर होता था वो कभी भी बहुत ही वीक होता था, जो जैसे अंडे का एकदम स्ट्रक्चर बहुत ही हार्ड होता है, ओके। इसके अंदर छोटे छोटे जो कैल्शियम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को एकदम टाइटली बॉन्ड करके रखते हैं। ये जो बॉन्ड है ना ये कमज़ोर हो जाता था ड्यू टू दिस डाइक्लोफेनाक, ठीक है। इसके लिए जैसे ही मतलब वो वल्चर ने जैसे ही अंडे दिए, वो ज़मीन पे गिरते ही टूट जाता था, ठीक है। तुरंत टूट जाता था, विदाउट मतलब डिले नहीं, थोड़ा भी समय नहीं, तुरंत वो टूट जाता था, ज़रा भी उसको हार्म नहीं हो सकता, ठीक है। इसके वजह से आपके यहाँ पे वल्चर्स की पॉपुलेशन ड्रास्टिकली कम कम हुई है, मतलब हज़ारों की तादाद में, 50,000 के आसपास की तादाद में कभी आपके यहाँ पे होते थे, उससे अब रेड्यूस होके ये फ्यू हंड्रेड्स तक रहेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इतना ज़्यादा इन लोग के अंदर रिडक्शन हो चुका है ड्यू टू दिस एक्टिविटी, बायोमैग्निफिकेशन की एक्टिविटी। ये डाइक्लोफेनाक आपके कैटल्स वगैरह में गया, कैटल से वल्चर्स में, वल्चर से फिर इनके ये अंडों के अंदर जा रहे हैं, जिसकी वजह से अंडे कमज़ोर होते जा रहे हैं, ओके। दिस इज़ वाई आपके जो वल्चर्स है वो भारत के अंदर अब बहुत कम पाए जाते हैं, ओके। इफेक्ट्स, ठीक है। तो एक इफेक्ट मैंने आप लोगों को बता ही दिया, और अब बारी बारी से उनको हेडिंग्स के हिसाब से देखते हैं। तो ह्यूमन हेल्थ पे क्या पड़ेगा, ठीक है। आपका एकदम प्रोमिनेंट एग्जाम्पल अभी फिश को मैंने दिखाया, फिश के अंदर आपके टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन दोनों की बात यहाँ पे की जाएगी, ओके। इफेक्ट्स उनका दोनों का इफेक्ट। तो यहाँ पे अब फिश वगैरह तो इंसान खाता है, हर एक इंसान खाता है, ठीक है। मतलब जो भी नॉन वेजिटेरियंस है वो खाते हैं, ठीक है। तो ये फिश क्या है, उनके अंदर जा रहा है, अपने साथ लेके क्या जा रहा है, टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह लेके जा रहा है, जो पेस्टिसाइड, जो इंसेक्टिसाइड है, जो इंसानों को भी मारने की ताकत रखते हैं और लोग उसको बचा के रखते हैं, वो आपका इनडायरेक्ट वे से जा रहा है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मिनी माता, ठीक है। मिनी माता एक जगह है, ठीक है। ये जापान में एक जगह है, वहाँ पे मर्क्यूरी का लेवल जो था वो आपके एक रिवर बॉडी थी, उसके अंदर मर्क्यूरी का लेवल काफ़ी बढ़ गया था। बगल में एक प्लांट लगाया गया था, कौन सी इंडस्ट्री थी पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन उससे मर्क्यूरी रिलीज होता था, और वो रिलीज मर्क्यूरी सीधा सीधा इस रिवर बॉडी के अंदर डाल दिया था, ठीक है। ये रिवर बॉडी के अंदर काफ़ी सारे फिशेस थी, ये फिशेस इस मर्क्यूरी को अपने शरीर के अंदर लेके बैठ जाती थी, एंड फिर जब इसको फिशिंग करके लोग खाते थे तो अंधे होना, आपके बॉडी का एक हिस्सा पैरालाइज होना, उल्टियाँ होना, बहुत वीकनेस होना, पैलिसिस एंड क्या बोलते हैं पोलियो टाइप जैसा चीज़ होना, आपका बॉडी का एक सेक्शन बहुत ही वीक होना, एक सेक्शन बहुत ही डिफॉर्मिटीज़ वगैरह पैदा होना, आपके शरीर का या ब्रेन का डेवलपमेंट वगैरह एकदम से ज़ीरो हो जाना, या डेथ वगैरह, ये सब बहुत प्रोमिनेंट इस समय देखा गया, इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया था कि ये मिनी माटा एक डिसीज़ ही बन गया, ठीक है। जगह से ये मिनी माटा डिसीज़ बन के चला गया। अब तो ये मिनी माटा कन्वेंशन की वजह से मर्क्यूरी का ये डिस्चार्ज वगैरह काफ़ी हद तक रोक दिया गया, लेकिन आप लोग देखिए जो चीज़ फिशेस को नुकसान नहीं की वो अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ को नुकसान कर गई, ओके। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ओके। ऐसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी है जो आपका नाइट्रोजन की एक्सेस की वजह से होता है। तो नाइट्रोजन कहाँ से आता है, यूरिया वगैरह जैसे है, तो ये क्या है, आपका नाइट्रोजन के बने हुए आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स है। तो ये जब खाने के अंदर जाएंगे ज़्यादा मात्रा में, प्रेग्नेंट वुमेन अगर उसको खाती है तो उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। या फिर ऐसे अगर जैसे फिशेस वगैरह है उनके अंदर अगर नाइट्रोजन चला गया और फिर उसको किसी ने खा लिया तो उनके अंदर भी ये नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी और ब्लू बेबी सिंड्रोम वगैरह होती है, ठीक है। इट इज़ वेरी फेटल, ठीक है। ये सब जानलेवा बीमारियां हैं, ओके। नेक्स्ट एक्वाटिक एनिमल्स, तो मैंने आपको बता दिया, एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर अगर ये सब
इनके अंदर जाता है तो इनके अंदर एक डिसरप्शन पैदा होगा। डिसरप्शन ये एग प्रोडक्शन से भी रिलेटेड भी हो सकता है, कि ऐसा भी हो सकता है कि आगे उनसे बच्चे ही ना पैदा हो। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे फिशेस के अंदर इतना एक्यूमुलेशन हो जाए कि वो मतलब कोई भी जो उनका नॉर्मल वर्किंग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, वही काम करना बंद कर दे और उनकी डेथ हो जाए। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो लीड टू एक्वाटिक एनिमल्स की डेथ वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह हैं बट इतना हमारे लिए रेलिवेंट का नहीं है तो मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट, डिसरप्शन इन फूड चेन। आप समझिए कि एक पूरा का पूरा सेक्शन ही, आपका वल्चर को ले लीजिए। वल्चर अगर एक्सटिंक्ट हो गया किसी जगह से, तो वहाँ पे स्कैवेंजर्स का काम तो खत्म हो गया, आपका फूड चेन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया। ओके, तो जो स्कैवेंजर्स हैं वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं आपका फूड चेन के अंदर, वो तो डिस्टर्ब हो गया। ओके, क्योंकि एक पूरा का पूरा सेक्शन ही चला गया। ऐसा कोई और सेक्शन को भी आप देख सकते हैं कि उनके अंदर अगर बायो एक्युमुलेशन है, बायो मैग्निफिकेशन की वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और उनकी डेथ होने लगती है, तो आप समझिए वो पूरा का पूरा फूड चेन या फूड वेब जो है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन टू कोरल रीफ्स वगैरह। ऐसा देखा गया कि आपके कोरल रीफ्स वगैरह इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो इनके यहाँ पे अगर ये नाइट्रोजन का या केमिकल कोई भी फर्टिलाइजर्स वगैरह का पानी वहाँ पे चला जाता है तो दिस विल लीड टू चोकिंग, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, उनके ऊपर बहुत ही सेंसिटिव आपके जूजैंथले रहते हैं जो कि थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन से मर जाते हैं। ठीक है, तो ये कोरल लीव्स के अंदर अगर ये केमिकल्स वगैरह पहुंच गए तो पता चला कि वो तो तुरंत ही मर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, कोरल लीव्स का डिग्रेडेशन होना, या फिर इसको कहते हैं ब्लीचिंग ऑफ द कोरल। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग भी कहा जाता है। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इसी पे एक केस स्टडी जो रिसेंट में अभी काफ़ी चली वो है माइक्रो प्लास्टिक्स की। ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक्स बायोमैग्निफिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। अभी अभी ये बहुत न्यूज़ में चल रहा है, दैट इज़ वाई मैंने ये केस स्टडी को इनकॉर्पोरेट किया है। आपके यूएनईपी ने, यूएसए ने, सब ने क्या बोलते हैं अपने अपने जगह से मतलब काफ़ी सारे सैंपल्स वगैरह दिए, इनफैक्ट इंडिया ने भी भेजे थे। तो उसमें देखा गया कि भाई यूएनईपी ने पाया कि क्या बोलते हैं फिशेस के अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स के जो लेवल है वो धीरे धीरे करके बढ़ते चली जा रही है। स्पेशली आपके यूएसए, इंडोनेशिया, ये सब जो इंपॉर्टेंट मार्केट्स है, जापान वगैरह, यहाँ पे ये सब बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। ठीक है, माइक्रोप्लास्टिक्स का है ये, फिर ये बहुत ही छोटे होते हैं, लेस देन 5 mm से छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है ना कि आप लोग जैसे घर में अगर अक्सर ऐसा देखा जाता है, जैसे बच्चे अगर होंगे घर पे तो गर्म दूध किया जाता है, उसके बाद ठंडा अगर नहीं किया उसको दूध के अंदर डाल दिया जाए तो धीरे धीरे दूध का ना जो प्लास्टिक का जो बॉटल होगा उसके अंदर दूध का गर्माहट की वजह से वो माइक्रो प्लास्टिक्स इनकॉर्पोरेट होने लगते हैं। इसकी वजह से क्या कहा जाता है कि दूध को ठंडा हो जाने दो, उसके बाद ही पिलाओ। ठीक है, इसी तरीके से गर्म पानी वगैरह प्लास्टिक के बॉटल्स वगैरह में अक्सर भर लेते हैं लोग कि हाँ ठंडी आ गई है, गर्म पानी हम लोग पियेंगे, थर्मोफ्लास्क वगैरह नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि ये माइक्रोप्लास्टिक उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और वो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर एक्यूमुलेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, दिस आर ऑल वेरी 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 हार्मफुल। ओके, तो अब आप लोग देखते हैं कि इतने सारे प्लास्टिक के डेब्रीज वगैरह है वो सीधे सीधे डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं आपके क्या बोलते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, ओशन बॉडीज के अंदर बड़े बड़े पैचेस बन के बैठे पड़े हैं। ठीक है, तो दिस ऑल लीड्स टू माइक्रोप्लास्टिक्स का कंटामिनेशन। ठीक है, तो मैं ये माइक्रोप्लास्टिक्स जो है वो अल्टीमेटली फिशेस के अंदर जाएंगे, फिशेस से इंसानों के अंदर जाएंगे। इस तरीके से ये बहुत बड़ा एक कंसर्न बन के पैदा हो चुका है। ठीक है, इनफैक्ट यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ लिया था। ओके, चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूँगा लगभग इसी टाइम पे, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू मैच, चलिए बाय।